आपने कभी सोचा है कि आपके फ़ोन में सिग्नल सिर्फ जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया का ही क्यों आता है? कैसे आपने धीरे धीरे अपने पुराने सिम, चाहे फिर वो एयरसेल का हो, यूनिनॉर का हो या फिर बीएसएनएल का ही क्यों ना हो, बल्कि वोडाफोन आइडिया को ही ले लीजिए, भले ही कारोबार में है, लेकिन हालात ये हैं कि कब कंपनी बंद हो जाए किसी को नहीं पता। कहाँ गई इनकी सिम? नहीं पता ना। खैर, 2016 के बाद से ही टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी उथल पुथल मची हुई है। कई कंपनियां बंद हो गई हैं और जब जहन में ये बात आती है कि आखिर कहाँ गए ये बड़े बड़े नाम और क्या आने वाले वक्त में भारत इंटरनेट की दुनिया का लीडर बन सकता है, ये सवाल छोटा ज़रूर लग सकता है, लेकिन इनका जवाब भारत के टेलीकॉम सिस्टम की पूरी कहानी को बयां करता है। दरअसल बेंगलुरु में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के एक रोड शो में भारत सरकार के संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे और दावे किए हैं। उनकी बातों से इसे साफ हो गया कि भारत का टेलीकॉम सेक्टर एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है, जहां पर दो दिग्गज कंपनियां इस दौड़ में सबसे आगे दिखाई देती हैं, तो एक और गिरती पड़ती एक कंपनी सरकार के सहारे और उनके भरोसे खड़ी दिखाई देती है। तो वहीं एक सरकारी कंपनी को फिर से जिंदा करने की कोशिश चल रही है। आखिर माजरा क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने वाले हैं भारत के टेलीकॉम सेक्टर की, उससे जुड़ी हुई चुनौतियों की और भविष्य के संभावनाओं की। दरअसल मंत्री जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले इस बात को माना कि भारत में चल रही इस टेलीकॉम डुओपोली को देश के करोड़ों यूजर्स पिछले कई सालों से महसूस कर रहे हैं कि अब टेलीकॉम सेक्टर में बस जियो और एयरटेल का ही सिक्का चल रहा है। वीआई, बीएसएनएल बस नामचारे के लिए मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है या इसमें सरकार की कोई मिलीभगत भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इस टेलीकॉम मार्केट की एक सच्चाई है। टेलीकॉम सेक्टर में सरवाइव करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें मैसिव कैपेक्स की ज़रूरत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये डुओपोली किसी ने जानबूझकर नहीं बनाई है। जियो और एयरटेल ने अपने कैपिटल का सही से इस्तेमाल किया, इसलिए आज पूरे देश में उनका नेटवर्क फैला हुआ है और शायद इसी के चलते हम दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट सक्सेसफुली कर सके। लेकिन क्या सरकार इस डुओपोली को खतरे की घंटी मानती है? मंत्री जी ने इस पर साफ साफ कहा कि देश में कम से कम 4 से 5 टेलीकॉम कंपनियां होनी चाहिए, ताकि बाजार में कंपटीशन बना रहे और ग्राहकों को बेहतर सर्विस मिल सके। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं वीआई यानी वोडाफोन आइडिया के मर्जर की। ये वो कंपनी है जो कभी देश के टॉप 3 टेलीकॉम ऑपरेटरों में गिनी जाती थी, लेकिन अब उसके हालात इतने खराब हैं कि वो बार बार सरकार से मदद मांग रही है। सरकार ने भी उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। करीब 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो वीआई पर था, उसे सरकार ने इक्विटी में बदल दिया। आसान भाषा में कहें तो सरकार वीआई के बहुत सारे शेयर एक तरह से खरीद चुकी है, पर फिर भी कंपनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वीआई पर अभी भी 83,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें सबसे बड़ी रकम एजीआर और स्पेक्ट्रम की बकाया है। इस मसले की शुरुआत होती है 1999 से, जब सरकार और कंपनियों में ये तय नहीं हो पाया कि कंपनी की कमाई का पैमाना क्या होगा और कितने प्रॉफिट पर टैक्स लगना चाहिए। और अंत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2019 में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि एजीआर में टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम दोनों सर्विसेज की कमाई को शामिल किया जाएगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि इन टेलीकॉम कंपनियों को अचानक से 1,37,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए तैयार होना पड़ा। वीआई पर अकेले ही 58,000 करोड़ की देनदारी पड़ गई। इधर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने भी सरकार से अपने बकाया को इक्विटी में बदलने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि हर मामला अलग होता है। वीआई को इसलिए मदद दी जा रही है क्योंकि हमें बाजार को मोनोपोली से बचाना है। और अब आइए बात करते हैं उस सरकारी कंपनी की, यानी बीएसएनएल की। आज बीएसएनएल एक तरह से कोमा में है, लेकिन सरकार उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश में लगी है। मंत्री जी का कहना है कि बीएसएनएल की वापसी इसलिए धीरे धीरे हो रही है क्योंकि इस बार हम सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि एक मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी खड़ा कर रहे हैं। मतलब नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ भारत में ही बनेगा। उन्होंने आगे भी कहा कि बीएसएनएल की वापसी होगी, बस थोड़ा वक्त लग सकता है और वो भी एक मजबूत
ऑल्टरनेटिव की तरह। मंत्री जी ने आगे 6G टेक्नोलॉजी पर बोलते हुए कहा कि अमेरिका और चीन जैसे देश 2030 तक 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हम पहले इस रेस में हमेशा पीछे रहे हैं, या कह सकते हैं पीछे रह जाते हैं, चाहे वो 2G का हो या 3G का मामला हो या फिर 4G का और फिर 5G सर्विसेज का। इनको रोल आउट करने में भले ही पीछे रहे हों, लेकिन इस बार 6G के केस में लगता है कि हमारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब तक हमने 6G टेक्नोलॉजी पर 200 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार जब 6G की बुनियाद रखी जाएगी तो उसमें भारत का नाम भी लिखा होगा। ये भारत की सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सर्विस देने का लाइसेंस मिल गया है। अब जल्द ही देश के दूर दराज वाले इलाकों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। जहां अब तक टावर नहीं पहुंचे, वहां अब स्टारलिंक की छतरी तनी हुई दिख सकती है। पर इसके प्लान भारत के हिसाब से कितने किफ़ायती होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब जब बात गांव की हो ही रही है तो आपको ये भी बता दें कि मंत्री जी ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब भारत सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से देश के 40,000 और ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का काम कर सकती है, जिससे लगभग 1,50,00,000 ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा, वो भी सब्सिडाइज रेट्स पे, जिससे भारत का डिजिटल डिवाइड बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो 10 साल पहले जहां गांव में मोबाइल नेटवर्क तक ढंग से नहीं आते थे और आज लगभग 95% गांव में 4G सर्विसेज है और देश के 2.2 लाख गांव इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और लगभग 1 अरब से ज़्यादा लोगों के पास ब्रॉडबैंड है। तो अब डिजिटल भारत में तस्वीर साफ है। एक तरफ जहां जियो और एयरटेल का कब्जा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार वोडाफोन और BSNL को फिर से मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है और तीसरी तरफ भारत आने वाले समय में 6G सैटेलाइट इंटरनेट डिजिटल गांव के सपने को साकार करने में जुटी हुई है। इसके अलावा डिजिटल स्टार्टअप्स को भी लेकर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं, पीछे नहीं है। अब तक 120 हाईटेक स्टार्टअप्स को 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फंडिंग मिल चुकी है, जिससे हम क्वांटम कम्युनिकेशन, ऑटोमेटेड नेटवर्क्स और डोमेस्टिक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकें। तो अगली बार जब आप अपने फ़ोन में नेटवर्क सर्च करें और उसमें सिर्फ 2 नाम देखें तो याद रखिएगा कि तीसरा या चौथा नाम जल्दी आपको मार्केट में दिख सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको हमारी ये स्पेशल स्टोरी कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा। पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।